हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन सर्कल पे। तो दोस्तों, आज से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो कि बिल्कुल एकदम बेसिक से चलने वाली हैं। धीरे धीरे करके हम उन सब संख्याओं को पढ़ेंगे। अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर नंबर सिस्टम में आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से आज। तो हम नंबर सिस्टम से यानी संख्या पद्धति से आज हम चालू करेंगे। तो संख्या पद्धति में कौन कौन से वो चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, उन्हें कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। हम संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे संख्याएं वितरित हुई व कौन सी संख्याओं से किन संख्याओं का निर्माण हुआ। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे, कैसे संख्याओं का योग निकाला जाता है। फिर हम थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। हम इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। यानी पूछ लिया जाता हमसे, संख्या दी जाती है उसमें हमसे शून्यों की संख्या पूछ लिया जाता है। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम पढ़ना है हमें। फिर लास्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। यानी कि हम नंबर सिस्टम का एंड या नंबर सिस्टम का समापन रिमाइंडर थ्योरम जो कि शेषफल प्रमेय से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से। तो क्या हुआ, संख्याओं का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ। तो संख्याओं का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में हुआ। नंबर एक है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती जिन्हें हम वास्तविक नंबर रियल नंबर्स बोलते हैं। तो जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब कौन सी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जिन्हें जिन्हें संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर, जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, जिन्हें नंबर लाइन पर निरूपित किया जा सके, जिन्हें नंबर लाइन पर निरूपित किया जा सके। अब नंबर लाइंस कौन सी नंबर लाइंस होती है, जैसे मान लीजिए हमने ये नंबर लाइंस लिख दिया। अब इसमें सेंटर में जीरो होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। तो हमने कहा जिन्हें जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके उन्हें हम रियल नंबर्स वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम नंबर्स लाइन पर इन्हें हम निरूपित कर सकते हैं। 1 यानी 0 हुआ, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। तो हमने इनको नंबर लाइन पर निरूपित कर लिया। तो ये हमारी रियल नंबर्स जिन्हें हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। इसका दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर
इमेजिनरी नंबर्स, हिंदी में काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना कर सकें उन्हें इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो लिखेंगे जिन्हें जिन्हें नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, जिन्हें नंबर लाइन पर निरूपित नहीं किया जा सकता उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब देखते हैं कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। जैसे हमने लिखा √-1, तो क्या अंडर रूट के अंदर निगेटिव संख्या होती हैं? ऐसी वैल्यू यानी कि ये इम्पॉसिबल है, इसे हम बिल्कुल पॉसिबल नहीं कह सकते रूट के अंदर माइनस निगेटिव संख्या आ जाए। जैसे मान लीजिए √-2, इसका भी हम कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए √3, √9, इसकी हम डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। मान लीजिए अगर √9 ओनली √9 होता तब तो इसकी वैल्यू हम एग्जैक्ट 3 बता सकते हैं, पर अंडर रूट के अंदर -9 लिखा है, इसकी हम एक डेफिनेट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। मान लीजिए -11। तो जिन संख्याओं की हम ओनली इमेजन यानी कि केवल कल्पना कर सकते हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर से ही काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब क्या हुआ कि काल्पनिक संख्याएं हमें यहीं पर छोड़ देना है, हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं। हम बात करते हैं रियल नंबर्स के, इनके कौन कौन से पार्ट हुए, वह रियल नंबर्स किन किन भागों में बटी। चलिए अब हम रियल नंबर्स के पार्ट पढ़ते हैं। रियल नंबर के पार्ट कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। एक रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, दूसरा इसका पार्ट है इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही रियल नंबर वास्तविक संख्या के 2 पार्ट हैं। अब हम इमेजिनरी यानी कि जो काल्पनिक संख्या होती हैं ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स इनके पार्ट हो गए। अब रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं। इसके कौन से पार्ट होते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय। अब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को जानने से पहले हम थोड़ा सा इनकी यानी कि ओरिजिन की बात कर लेते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की। तो चलते हैं हम डेसिमल की तरफ, दशमलव की तरफ। डेसिमल, दशमलव। अब क्या हुआ, दशमलव को भी हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसे ही हम शांत दशमलव बोलते हैं, इसे ही हम शांत या फिर खत्म दशमलव बोलते हैं।
अशांत या खत्म दशमलव बोलते हैं। अब देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव या जो खत्म हो जाते हैं वो डेसिमल कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.25, ओनली 0.25, इसके आगे हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, जीरो हटाएंगे, नीचे 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 जीरो नीचे, यानी क्या इसे हम 25/100 लिख सकते हैं। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी ये तो 1/4 मिला। क्या ये रेशनल नंबर, क्या ये p/q के रूप में लिखा मिल गया हमें, p/q के रूप में लिखा मिल गया। अगर ये p/q के रूप में लिखा मिल गया तो ये हमारी परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने दूसरा एग्जांपल लिखा 0.2, अब क्या हम पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5। अगर फ्रैक्शन में हमें नंबर्स मिल जाएं, p/q के रूप में नंबर मिल जाएं, यही तो हमारे p/q के नंबर हैं, यही तो हमारे परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, इन्हीं को तो ही कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देख लेते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, या फिर जो खत्म ना हो, जो खत्म ही ना हो। चलिए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होते हैं, अशांत दशमलव कौन होते हैं। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट है रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल यानी कि दोहराने वाली संख्याएं, दोहराने वाली संख्याएं, दोहराने वाली संख्याएं। चलिए बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फर्स्ट पार्ट के रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है। तो रिकरिंग डेसिमल दोहराने वाले दशमलव, यानी जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.222222, यानी कि ये रिपीटेड नंबर हैं, ये बार बार दोहरा रहे हैं 0.222222। तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं 0.2 बार। मान लीजिए हम संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिए तो ये संख्या कितनी भी बार जाए कोई मतलब नहीं, हमने एक बार लगा दिया यानी कि 2 रिपीट हो रही। तो क्या इसे हम इस बार को हटा के हम 2 जितने अंक बाद बार है उतने 9 नीचे लिख सकते हैं। एक अंक बाद यानी कि बार लगा है तो हम 1 9 नीचे लिख सकते हैं। तो क्या ये p/q के रूप में संख्या लिख गई। अगर p/q के रूप में संख्या लिख गई तो ये हमारी परिमेय संख्या हुई, यानी ये हमारी रेशनल नंबर हुई। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.252525, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 0.25 बार, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे। हमने लिखा 0.25 बार। अब जितने अंक बाद बार है उतने 9 हम लिख सकते हैं क्या बाहर, 25 2 बार यानी कि 2 संख्याओं पर बार लगा है तो नीचे हम 9 लिख सकते हैं। ये भी p/q के रूप में संख्या लिख गई, यानी कि ये भी हमारी रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं हुई। अब इसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का दूसरा रूप है,
नॉन रिकरिंग डेसिमल कौन सा रूप है? नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल यानी कि न दोहराने वाली संख्याएं, न दोहराने वाली संख्याएं। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें हम नहीं दोहरा सकते? यानी कि मान लीजिए जैसे हमने लिखा, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा 0.385429 ऐसे लिखा और ये नहीं समाप्त हो रही हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट अनंत तक जा रही हैं। तो क्या ये दोहराई जा रही हैं कहीं पर? ये कहीं पर नहीं दोहराई जा रही हैं, यानी कि रिपीट नहीं हो रही हैं। अगर रिपीट नहीं हो रही हैं तो क्या इन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता इन्हें। यानी कि अगर पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो क्या ये अपरिमेय संख्याएं होंगी? बिल्कुल अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.2374 यानी कि अनगिनत बार जा रही हैं। अगर अनगिनत बार जा रही हैं तो इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं होंगी। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं यानी कि शांत है, तो शांत दशमलव है, तो उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जिसकी वैल्यू यानी कि इनफिनिट अनंत तक जा रही है उसे हम नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल बोल देते हैं, यानी कि इसे ही हम अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इसे क्या हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए तो इसे इर्रेशनल अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे हम परिमेय संख्या बोल देते हैं। अच्छा, अब आपको पता चला होगा कि रेशनल परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल अपरिमेय संख्याओं की ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इनकी उत्पत्ति डेसिमल दशमलव से हुई। अब चलिए पढ़ लेते हैं हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आइए देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अब हमने डेसिमल नंबर्स में पढ़ा है कि रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसको भी हम फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल परिमेय संख्या है। मान लीजिए 9/1 है, ये भी एक रेशनल नंबर है। मान लीजिए हमने लिखा 0.444, ये भी एक रेशनल नंबर है। मान लीजिए ऊपर से हम जीरो हटाएंगे तो नीचे जितने बार जीरो है, जितने अंक बाद दशमलव है, उतने जीरो नीचे आ जाएंगे, यानी ये भी फ्रैक्शन रूप में हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा पाई की वैल्यू 22/7। पाई और पाई की वैल्यू में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो पाई की जो वैल्यू है 22/7 ये एक फ्रैक्शन रूप में है, तो एक भिन्न के रूप में है, तो ये हो जाएगी रेशनल परिमेय संख्या। पाई जो है वो इर्रेशनल अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा √4, अंडर रूट के अंदर 4 हमने लिखा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 होती है, तो 2 तो एक
रेशनल नंबर है। अब मान लीजिए हमने लिखा √9, √9 किसका स्क्वायर रूट है, तो 3 का, यानी 3 का स्क्वायर √9 होता है। अब मान लीजिए हमने लिखा √16, तो √16 भी 4 का स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर होता है। यानी जिनकी हम डेफिनेट वैल्यू फाइंड कर सके वो हमारी रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं हैं। जिनकी हम डेफिनेट वैल्यू न फाइंड कर पाए वो हमारी इरेशनल अपरिमेय संख्याएं। मान लीजिए हमने लिखा 0, 0 भी एक परिमेय संख्या है। हमने लिखा 0/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। पर हमने लिखा 1/0, अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रेशनल आता है। पर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा इन्फिनिटी, यानी ये अपरिभाषित होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये अपरिभाषित आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्या जिनकी डेफिनेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उन्हीं को परिमेय संख्या कहते हैं? तो बिल्कुल, जिनकी हम डेफिनेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उन्हें ही रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए और एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कौन कौन से रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए लिखा 4, 4 भी एक रेशनल नंबर है। हमने लिखा, जैसे मान लीजिए लिखा हमने 0.2 बार। अगर मान लीजिए संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसके हम ऊपर का बार हटा के नीचे 9 लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की पहचान क्या है? p/q के रूप में तो होती हैं, पर जहाँ पर p/q दोनों इंटीजर होते हैं। पर खास बात तो इसकी कंडीशन क्या है? q इक्वल नॉट 0, q का मान 0 नहीं होगा। मान लीजिए 0 होगा भी तो इन्फिनिटी अपरिभाषित होगा। q इक्वल नॉट 0, q का मान 0 नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं हम अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे हम बात कर लेते हैं √2 की। √2 की क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं कितनी है? तो हम नहीं पता कर सकते। √2 की वैल्यू क्या होगी? 1.414, ऐसे करके कुछ अनंत तक जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा √3, √3 की क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं? इसकी वैल्यू होगा मान लीजिए 1.732, तो ये अनगिनत तक जाएगी, यानी कि ये इनफाइनाइट तक जाएगी। इसकी हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। मान लीजिए हमने लिखा √7, इसकी भी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। मान लीजिए हमने लिखा √11, इसकी भी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते। यानी कि जिन्हें हम एग्जैक्ट नहीं लिख सकते वे हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, जिन्हें हम एग्जैक्ट लिख सकते हैं वे हमारी परिमेय संख्या होती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक
अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को हम एक लाइन में कैसे समझें। एक छोटी सी डेफिनेशन के तौर पर समझते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का अर्थ है न समाप्त होने वाला और न दोहराया जाने वाला। यानी अपरिमेय संख्याओं का अर्थ है न तो समाप्त होने वाला, यानी कि ये संख्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं कहीं पर, और न ये दोहराई जा रही हैं। मान लीजिए 1.414, यानी कि रिपीट नहीं हो रही। 1.732, यानी कि ना तो ये दोहराई जा रही हैं ना तो ये समाप्त हो रही, तो इन्हें हम इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं संख्याओं को। आगे देखते हैं हम संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, तो समझते हैं कि यदि संख्या के सभी गुणनखंडों उस संख्या को छोड़कर, कौन सी उस संख्या, अभी डिस्कस करते हैं। यदि संख्या के सभी गुणनखंडों उस संख्या को छोड़कर का योग दी गई संख्या के बराबर हो। यानी कि कह रहा है यदि संख्या के सभी गुणनखंड, यानी जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6 के हम नंबर्स ऑफ फैक्टर करेंगे तो 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और स्वयं 6 के टेबल में आता है। जैसे हमने लिखा, कह रहा उस संख्या को छोड़कर, कौन सी संख्या, जिसके बारे में कह रहा है, यानी कि हम 6 हमें नहीं लेना है, उस संख्या को छोड़कर का योग दी गई संख्या के बराबर है। मान लीजिए हमने 6 के फैक्टर को तोड़ा 1 2 3 6 में, अब कह रहा उस संख्या को छोड़कर, तो हमें 6 नहीं लेना है, हमें लेना क्या है 1 2 3। 1 में 2 ऐड करा हमने 3 में 3 ऐड करा हमने 6, यानी कि इसी हमें एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 6 मिल रही है। तो यानी ये एक संपूर्ण नंबर, यानी कि संपूर्ण संख्या एक परफेक्ट नंबर है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 28 के नंबर्स ऑफ फैक्टर हमने किया, 1 के टेबल में आता है 28, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, स्वयं 28 के टेबल में आता है। हमें कह रहा उस संख्या को छोड़कर जिसका फैक्टर निकाला जाता है, हमने 28 को छोड़ दिया। अब हमने इसको ऐड किया, कितना लिखा है 1 + 2 + 4 + 7
प्लस 14, हमने इसको ऐड किया, कितना हुआ 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28, यानी कि इसका भी योग हमें 28 मिल गया। तो ये भी एक संपूर्ण संख्या है। मान लीजिए हमने लिया 8, 8 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने किए तो 1 2 4 8। अब उस संख्या को छोड़कर, यानी जिस संख्या का पूछ रहा है उस संख्या को हमें नहीं लेना है, तो अब हमें संख्याओं को ऐड करना है। 1 2 4, यानी 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 4 ऐड करेंगे 7, यानी कि ये हमारी एक परफेक्ट नंबर, ये हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है। यानी जिसका फैक्टर उस संख्या को छोड़कर उसका योग उस संख्या के बराबर हो उसे परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या कहते हैं। जिसका योग उस संख्या के बराबर ना हो उसे हम परफेक्ट नंबर्स नहीं कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स नंबर की। इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? तो क्या होता है कि प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? वही नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याओं शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को या मान के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब मान लीजिए हमने सेंटर पे क्या लिखा, एक लाइन बनाई, हमने सेंटर पर 0 लिखा, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगी और ये भी इनफाइनाइट अनंत तक जाएंगी। तो क्या हुआ, ये हमें मिला ये शून्य, ये हमारे रहे पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये हमारे रहे ऋणात्मक पूर्णांक, ये हमारे रहे ऋणात्मक पूर्णांक। तो क्या डेफिनेशन है प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं यानी प्राकृतिक संख्याओं, तो ये हमारी हुई प्राकृतिक संख्याएं। अब कह रहा शून्य, शून्य भी इसमें है, धनात्मक, धनात्मक भी इसमें है, ऋणात्मक, ऋणात्मक भी इसमें है, यानी जब इनका पूरा समूह पूरा ग्रुप बना तो ये हमारी इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्याएं इन्हें कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। सभी पूर्णांक, एक पॉइंट यहाँ से बनता है, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर।
प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इन्हें ही हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का एक नाम और है, इसे हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। हिंदू अरबी संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल यानी कि ये नेचर शब्द इसमें छिपा है। अब नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति से ही प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण हुआ। अब यानी नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे डेली के यूज में आते हैं, यानी काउंटिंग वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होता है? जिनका प्रयोग किसी वस्तु की गणना करने में होता है। गणना करने में होता है। जिनका प्रयोग किसी वस्तु की गणना करने में होता है, उन्हें ही हम नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या के कौन से एग्जाम्पल हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऐसे ऐसे करके अनगिनत तक जाएंगी। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, क्या हम नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं को शून्य नहीं लिख सकते क्या? क्या हम डेसिमल में नहीं लिख सकते? क्या हम इसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते? तो हम एक पॉइंट में आपको समझाना चाहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य दशमलव प्राकृतिक संख्याओं में शून्य दशमलव भिन्न तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं हैं। यानी नेचुरल नंबर्स में ना तो शून्य आएगा, ना तो डेसिमल आएगा, ना तो फ्रैक्शन भिन्न वाली वैल्यू आएंगी, ना ही ऋणात्मक संख्या आएंगी। चलिए इसके बाद हम और इसके आगे की संख्या को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? बस नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं में बस शून्य को ऐड कर देना है, वही हमारी होल नंबर्स हो जाती हैं। तो क्या है? शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं।
शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी इसमें तो साफ साफ कह रहा है कि कौन से पूर्णांक, धन पूर्णांक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना है हमें। तो कौन से नंबर्स हैं, होल नंबर्स शून्य सहित, यानी 0 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसे करके जाएंगे। होल नंबर्स शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं इवन नंबर्स, सम संख्याएं कौन से नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, जो 2 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए, जो 2 से पूरी, जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, इन्हें हम 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए 2k की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 2 आ जाएगा। 2k की वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 आ जाएगा। 2 की वैल्यू हम मान लीजिए 3 लेते हैं k की वैल्यू तो 6 आ जाएगा। यानी इसे हम 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही हमारी इवन नंबर्स यानी सम संख्या होती हैं। मान लीजिए हम 2 की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। 2 की वैल्यू हमने 4 लिया, यानी k की वैल्यू हमने 4 लिया तो कितना हुआ 8। 8 भी एक इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। हमने k की वैल्यू 5 लिया, 2 5 जा 10, ये भी एक इवन नंबर सम संख्या है। यानी सम संख्याओं को हम 2k की पावर में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 है। अब बात करते हैं क्या 0 सम संख्या है या 0 विषम संख्या है। तो आइए हम फाइंड करवा के देखते हैं 0 सम संख्या है या विषम संख्या है। मान लीजिए सबसे छोटी इवन नंबर्स 2 होती है। मान लीजिए हमने 2 में 2 ऐड किया हमने तो 4 आ गया, ठीक है, इवन नंबर्स है। मान लीजिए हमने 2 में 2 माइनस किया तो 0, यानी कि सम संख्या 2 के अंतराल में चल रही, 2 4 6 8 10, यानी क्या हम 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए 0 भी एक इवन नंबर है। 0 भी एक इवन नंबर है। इसके बाद हम देखते हैं ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। अब देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या कौन होती हैं, जो 2 से पूरी पूरी डिविजिबल ना हो, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो। अब मान लीजिए ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होता है, 2k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखी होती हैं। इसका मतलब मान लीजिए हमें पता है कि 2 को हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 2, k का वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए k की वैल्यू हमने 1 लिया, 1 लिया। हमने इसमें या तो प्लस 1 किया या तो माइनस, यानी एक बार हम प्लस 1 करके देखते हैं तो 2 1 जा 2 1 3 भी एक ऑड नंबर्स है। मान लीजिए हमने 2
2 की वैल्यू हमने लिया 2, हमने किया -1, तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 - 1 3, यानी ये भी एक ऑड नंबर्स हो जाएगा। हम 2 की पावर 2 लिख के की पावर कुछ भी लिख के इसके साथ अगर प्लस माइनस करेंगे तो ये हमेशा ऑड नंबर्स देगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑड नंबर्स होते कौन कौन से हैं। तो सबसे छोटा ऑड नंबर्स 1 होता है, फिर 3, 5, 7, 9, 11, यानी ये सभी हमारे ऑड्स नंबर्स हैं, 2 2 के डिफरेंस में चल रहे हैं। यानी अगर हम एक नंबर से याद रखें तो हमें सब नंबर से याद हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक याद रखा, कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 में 5 का 2 का डिफरेंस, 5 में 7 में 2 का डिफरेंस। यानी हम एक याद करके उसमें 2 2 ऐड करके हम सभी संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं से ही डिविजिबल हो, वे संख्याएं जो स्वयं से ही कटे, बाकी किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो क्या होता है कि, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। क्या लिख सकते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, कौन कौन से, एक व स्वयं, एक व स्वयं, इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इवन प्राइम नंबर्स की, एक मात्र इवन नंबर जो कि प्राइम है तो वो है 2, 2 प्राइम है, यानी कि 3 प्राइम है, फिर 5 प्राइम है, फिर 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, फिर 19 है। अब हम बात करते हैं इसके कौन से 2 फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 के कितने फैक्टर, एक तो स्वयं एक ही हुआ और एक स्वयं वह संख्या हुई, यानी कि 2 के ओनली 2 फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। तो ये हमारी बात बिल्कुल सही है, 2 गुणनखंड एक व स्वयं, एक है व 2 स्वयं है, इसके और कोई फैक्टर नहीं है, इसीलिए इसे तो हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। मान लीजिए हमने 3 को हमने तोड़ा, एक इसका फैक्टर 1 आ रहा, एक स्वयं 3 आ रहा, यानी 2 फैक्टर इसके भी निकल कर आ रहे हैं। हमने 5 को तोड़ा, 5 के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक 1 है, एक 5 है, यानी इसके भी 2 फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन है। हमने बात किया सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो क्या है 2, 2 सबसे छोटा एकमात्र, सबसे छोटा इवन प्राइम, यानी कि सबसे छोटा सम अभाज्य, यानी एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटा भी है, वो सम ही है, अभाज्य है। यानी कि 2 हम बात करें 2 एक इवन नंबर्स भी है, एक प्राइम नंबर्स भी है। हम बात करें सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य, सबसे छोटा विषम अभाज्य,
तो क्या होगा 3 होगा। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 15 होते हैं। मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 होते हैं। मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक तो कितने होते हैं, 15 10 25, यानी 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और हम बात करें 100 से 200 तक कितनी होती हैं, 100 से 200 तक, या फिर बात करें हम 1 से 200 तक कितनी होती हैं, तो 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर्स होती हैं। मान लीजिए हम बात करें 1 से 1000 तक, तो 168 168 प्राइम नंबर होती हैं। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर्स, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर्स कौन होती हैं। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो क्या होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 11 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी प्राइम नंबर्स है 997। ये तो रही हमारी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं में क्या होता है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों,
अब हम बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4 के हमने किया फैक्टर्स। 4 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 1, 2, 4, यानी कि 2 से ज़्यादा इसके 3 गुणनखंड आ रहे हैं। 2 से ज़्यादा होने चाहिए, कितने भी ज़्यादा हों सब चलेगा। यानी कि 4 एक कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए हमने 6 के फैक्टर किए, हमने 1, 2, 3 और स्वयं 6, यानी इसके 4 गुणनखंड आ रहे हैं। तो 2 से तो ज़्यादा आ ही रहे हैं, तो आए कितने भी। अब जैसे मान लीजिए हमने 8 के फैक्टर किए, हमने तो 1, 2, 4, 8, इसके भी 4 फैक्टर आ रहे हैं। यानी इसमें जितनी भी संख्या लिखी हैं उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अब मान लीजिए हमने कहा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ऑड कंपोजिट नंबर्स, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी विषम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? 9। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। अब सहभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो, यानी कि जिनके एक के अलावा और कोई गुणनखंड न हो, यानी जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो। या फिर दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे मासा हम कहते हैं, जिनका मासा 1 हो। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिनका मासा 1 होता है? जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 3, क्या इनके 2, 3 को 1 को छोड़कर ऐसी कोई संख्या है जो इसे डिवाइड कर दे? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 को छोड़कर, यानी इसका फैक्टर 1 होगा, ओनली 1। इसका HCF 1 होगा, हम कह देते हैं इसका HCF 1 होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4, 9, इसका HCF 1, यानी ये भी एक को प्राइम नंबर्स है। हमने लिया 20 लिया, एक हमने लिख लिया
13। तो ये भी एक को प्राइम नंबर्स है, इसका भी HCF 1 हो जाएगा। मान लीजिए हमने लिया 20, इधर 25। अब इसमें तो 5 का भाग लग रहा है, 5 चौके 20, 5 25। तो यानी ये हमारी को प्राइम नंबर्स नहीं है, ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। यानी जिसका हम HCF 1 होता है, जिनके ओनली एक गुणनखंड 1 फैक्टर होता है, उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलिए इसका अगला नंबर्स देख लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स जिसे हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वे अभाज्य संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं जो 2 के अंतराल में हो, जो 2 के अंतराल में हो। यानी कि जैसे हम वे अभाज्य संख्या जो 2 के अंतराल में हो, जैसे हमने लिया 5 7, इनके बीच का 2 का अंतर है, तो बिल्कुल 2 का अंतर है। हमने लिया 11 13, हमने लिया 11 13, तो ट्विन प्राइम नंबर्स 2 के अंतराल में है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं। हमने लिया 17 19, दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 के अंतराल में आ रहे हैं, तो इसे हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। चलिए 1-2 संख्याएं और रह गई हैं, इसके बाद हम इसे समाप्त करते हैं। हम बात कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 4 9 16 25 36, फिर हमने लिया 49 64। यानी कि इनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये हमारा मान लीजिए हम ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो जिन संख्याओं का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन होते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर यानी कि पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं। तो जिन संख्याओं का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं उन्हें ही हम पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। मान लीजिए 1 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब इन संख्याओं का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 27 का क्यूब रूट 3 होगा, 64 का क्यूब रूट 4 होगा, 125 का क्यूब रूट 5 होगा। तो ये हमारे रहे आज के क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो कैसा रहा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।